नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी पार्टी से राज्यसभा उम्मीदवार रेखा शर्मा ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन किया। उनके नामांकन में उनके साथ सीएम नायब सैनी और हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ ही कई मंत्री और विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। रेखा शर्मा के नामांकन के बाद सीएम सैनी ने बयान दिया कि कृष्णलाल पवार के विधायक बन जाने के कारण पद खाली था, उसके ऊपर आज रेखा ने नामांकन किया है। रेखा शर्मा पार्टी की सीनियर और पुरानी नेता हैं। वो लंबे समय से धरातल पर पार्टी से जुड़ी रही हैं। मैं इनको बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने धरातल पर सक्रिय कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजा है। हमें पूरी उम्मीद है कि रेखा शर्मा राज्यसभा में हरियाणा का पक्ष जरूर रखेंगी और बेहद मजबूती से रखेंगी। इसके साथ ही सीएम ने विपक्ष के प्रत्याशी नहीं उतारने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की अपनी रणनीति होती है, उसी के हिसाब से वो फैसला करते हैं। चरखी दादरी में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता महोत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी सहित अन्य अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से योजनाओं की जानकारी भी दी गई। नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी ने कहा कि ये प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जो पूरे प्रदेश में गीता महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य की योजनाओं की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री का बहुत ही आभार धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री का जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गीता जयंती बनाई जा रही है, सभी जगह बना रही है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ गीता जयंती नहीं बने। हमारे हिंदू धर्म में गीता ज्ञान सबसे जरूरी है, जिससे लोगों का जीवन पता चलता है। जीवन गीता का ज्ञान कैसा जीना सिखाती गीता का ज्ञान। यहाँ जो भी हमारे सरकार की जो भी स्कीम में है, 400-500 स्कीम, सभी स्कीमों के स्टॉल लगे हुए हैं। और आत्मनिर्भर के लिए महिलाओं को लोन दिया जाता है। लखपति दीदी होगा, रेडी वालों को सभी लखनऊ रोजगार होगा, आयुष विभाग होगा, सभी जिलों के जितने भी हमारे अधिकारी है, जो भी महकमे है, सभी ने अपने अपने स्कीम में लगाई हुई है। फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव ने लोगों से अपील की है कि वो गीता महोत्सव पर घर घर में जाकर दीप जलाएं। गीता जयंती समारोह 11 तारीख तक सेक्टर 12 स्थित हुडा कन्वेंशन सेंटर में मनाया जाएगा। पूरे शहर में गीता जयंती को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही है और दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य लोग हिस्सा लेंगे और संस्थाएं भी हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग गीता जयंती उत्सव में पहुंचे। तो वहीं फरीदाबाद के हुड्डा कन्वेंशन हॉल में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का लगातार अधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। फरीदाबाद जिले में 9, 10, 11 दिसंबर को फरीदाबाद के सेक्टर 12 में HSCP कन्वेंशन सेंटर में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हैं। एग्जीबिशन 3 दिन रहेगा, सेमिनार रहेगा, स्कूल के और कॉलेज के बच्चों के कॉम्पिटिशन्स हैं। साथ ही 11 तारीख को एक शोभा यात्रा पूरे शहर में से निकाली जाएगी, जिसमें सारे सामाजिक संस्थान जो हमारे जितने हैं वो सारे जुड़े हुए हैं। और बाकी दिनों में भी सामाजिक संस्था या फिर जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनकी एग्जीबिशन रहेगी। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि 9, 10, 11 तारीख को HSCP कन्वेंशन सेंटर में आए और गीता जयंती में भाग लें। कुरुक्षेत्र गीता जयंती में कार से घर जा रहे युवकों का इंद्री हलके के नगला रोडान गांव के पास एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और वहीं कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। मृतक के चाचा संजीव ने बताया कि रात के समय फोन आया कि रवि, रमन और सौरभ जिस कार में आ रहे हैं, नगला गांव के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक रवि और उनके दोस्त गीता जयंती में गए हुए थे
हॉस्पिटल में आने के बाद पता चला कि रवि की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रतिया के अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, जिसके चलते मरीज बेहाल भटक रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह अस्पताल एकमात्र अस्पताल है और इस अस्पताल में कोई भी स्पेशलिस्ट महिला डॉक्टर नहीं है, बल्कि ज्यादातर मरीजों को फतेहाबाद में अग्रोहा में रेफर कर दिया जाता है। इस नागरिक अस्पताल में डॉक्टर्स की 11 पोस्ट सैंक्शन है और एक महिला उप चिकित्सक की पोस्ट भी है। 4 लाख से भी ज्यादा रतिया विधानसभा की आबादी वाले क्षेत्र में मात्र 3 डॉक्टर्स के सहारे यह अस्पताल चल रहा है। रोजाना 200 के करीब मरीजों की ओपीडी भी होती है, मगर इस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का काफी अभाव है। सर, यहाँ का जो अस्पताल है उसका बहुत बुरा हाल है। जो डॉक्टर है यहाँ 11 पोस्टें सैंक्शनड है, उनमें से केवल मात्र 3 डॉक्टर है और 3 डॉक्टरों में भी ना तो कोई ऑर्थो का डॉक्टर है, कोई हड्डियों की टूट फूट होती है तो उसके लिए भी कोई डॉक्टर नहीं है और ना कोई महिलाएं, तो कोई महिला डॉक्टर तो कोई है ही नहीं, चाहे गाइनों की है चाहे और किसकी है, जो भी महिलाएं कोई आती है उसके लिए कोई उसका इलाज करने वाला इस अस्पताल में नहीं है। और कोई भी यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है सरकार ने, 50 बेड का हॉस्पिटल है, तो उसके अनुसार यहाँ जो डॉक्टर है बाकी और कर्मचारी है नीचे वो भी अवेलेबल नहीं है। सर, हमारे पास एज पर रिकॉर्ड 2 एसएमओज की पोस्ट है, जिसमें से 1 भरी हुई है और 11 मेडिकल ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट, जिसमें से 3 ही पोस्ट भरी हुई है, बाकी वैकेंट है। यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है? स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसमें एक मैं एमडी कम्युनिटी मेडिसिन हूँ, साथ में एनेस्थीसिया डिप्लोमा है हमारे पास और बाकी सारी सीट्स वैकेंट है। क्या है कि ये अपने आप में ही बीमार है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सर्जन डॉक्टर नहीं है, कोई एमडी डॉक्टर नहीं है, कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, कोई भी डिलीवरी के लिए जब केस आता है खासकर गरीब परिवारों से उसको रेफर किया जाता है फतेहाबाद और फतेहाबाद से अग्रोहा में रेफर किया जाता है और बहुत सारे लोग तंग होकर इस रेफर के कारण फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं और वहां उनकी बड़ी लूट होती है। इसलिए यहाँ पर ना तो अल्ट्रासाउंड मशीन है अभी तक, जनरल हॉस्पिटल होने के बावजूद भी, और एक्सरा मशीन भी नहीं है। नीलोखेड़ी शहर का प्रत्येक वार्ड उपेक्षा के चलते समस्या ग्रसित है। वार्ड में गंदगी के ढेर है, समस्याओं से निजात नहीं मिल रही है। इसके अलावा यहां आमजन को नाली, पानी निकासी, स्पीड ब्रेकर, बढ़ती चोरी के अलावा सड़कों की खस्ता हालत समेत कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। शहर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम मुंजाल के साथ कई गणमान्य लोगों ने मिलकर सीएम नायब सैनी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया। प्रेम मुंजाल ने बताया कि शहरवासियों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की खस्ता हालत के चलते लोगों को चोटें आ रही हैं। सफाई व्यवस्था और नाले की सफाई न होने से लोगों को बीमारियों का खतरा सता रहा है। इसके साथ ही और परेशानियों का सामना भी स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, जिससे लोग बीमारी के कारण, गंदगी के कारण बीमार हो रहे हैं। लोगों ने मांग पत्र में समस्याओं के बारे में बताकर जल्द ही इन समस्याओं को हल किए जाने की गुहार लगाई है। आज मैंने एक शहरवासी, एक नीलोखेड़ी हल्के का अपना भाई मानो, बच्चा मानो, दोस्त मानो, मैंने आज शहर की जो दिक्कत है, शहर की जो सड़कें हैं, डंपिंग प्लेस है, उसके बारे में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और एसडीएम साहब ने विश्वास दिया है कि जो आपने मुझे मुद्दे लिख के दिए हैं मैं उस पर खरा उतरूंगा और ये आपकी मांग यहाँ के हल्का विधायक जी श्री भगवान दास कबीरपंथी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को आपकी आवाज पहुंचाऊंगा और जिससे आपका शहर का विकास हो सके।
चरखी दादरी शहर में मंगलवार को हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नारेबाजी करते हुए रोष जताया। हिंदू संगठनों ने चरखी दादरी रोज गार्डन से लघु सचिवालय तक रोष प्रदर्शन किया और सीटीएम आशीष सांगवान को ज्ञापन सौंपा। रोष प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आर्य समाज के साथ अन्य हिंदू संगठनों ने भी भाग लिया। हिंदू संगठनों ने केंद्र सरकार के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार को बंद करवाने की मांग की है। तो वहीं इस मौके पर आर्य समाज से स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे देश एकजुट है और पूरे देश के हिंदू समाज में नाराजगी है। सरकार को जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। देव मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। जी, हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि बांग्लादेश में पिछले लगभग 2 महीने से निरंतर ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं मीडिया के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से, कि वहां पर हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। वहां की सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही, कोई रोकथाम नहीं कर पा रही। निरंतर ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको देखकर मन पीड़ित होता है, दुखी होता है कि एक ऐसे धर्म के लोग जो पूरे विश्व में हर जीव की रक्षा के लिए, हर प्राणी की रक्षा की बात करते हैं, वो लोग आज विधर्मियों द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। देव मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कुरुक्षेत्र हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। अग्रसेन चौक से लघु सचिवालय तक हिंदू संगठनों ने रोष मार्च निकाला। भारी संख्या में संतों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने इसमें भाग लेकर रोष जाहिर किया है। लोगों ने जय श्री राम और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारों से अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। देखो, ये तो एक घोर निंदनीय काम है। एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट क्या है, इतने बुरे हालात किए जा रहे हैं, तो ये सारा वर्ल्ड देख रहा है। वो भी ये इतने माड़े हालात तो कभी होने भी नहीं चाहिए किसी देश में। ये बिल्कुल एक शर्मनाक बात है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेशियों द्वारा जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो हम हिंदू, क्योंकि हमारे अंदर हिंदुओं का खून है और हिंदुत्व की भावना भरी हुई है। कूट कूट कर वैसे से भाजपा के उसमें हम नेतृत्व में काम कर रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेश द्वारा जो अत्याचार हिंदुओं के लिए हो रहे हैं और महिलाओं के लिए हो रहे हैं, जो छोटी छोटी बहनों के साथ भी इतना अत्याचार हो रहा है, वो हम सहन नहीं करेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हम इसके खिलाफ पूरा आज तो हमने रोज यहाँ पर रोज प्रदर्शन करा है और भी हम इसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो करने की कोशिश करेंगे। और माननीय हमारे यहाँ के जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाए, ताकि इससे संदेश पहुंचे कि हिंदुत्व के खिलाफ जो भी ये पूर्व व्यवहार हो रहा है, इसके लिए बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, रविदास समाज की ओर से इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया है। रविदास समाज हमेशा समानता और समरसता की बात करता है और हिंदू हमेशा एक ही इस पे चलता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ऐसे माहौल में हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसका घोर विरोध करता है और भारत सरकार से अनुरोध करता है कि इस विषय पर संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द कोई न कोई कार्रवाई की जाए, ताकि वहां पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो जल्द से जल्द रोका जा सके। गुरुग्राम से करीब 14 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर लेक में जैसे ही सर्दी दस्तक देती है, वैसे ही विदेशी मेहमानों का आना यहां शुरू हो जाता है। करीब देश विदेश के 150 से 2000 प्रजातियां यहां शीतकालीन मौसम में दस्तक देती हैं और ये कई देशों से पक्षी भारत के कई राज्यों की झीलों में दस्तक देते हैं। हजारों किलोमीटर दूर से ये विदेशी मेहमान अपने भोजन के लिए यहां उड़ान भरते हैं, जहां गुरुग्राम के राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर में इनको देखने करीब लाखों लोग पहुंचते हैं। शनिवार और रविवार को यहां इन पक्षियों और इस सुंदर झील का लुत्फ उठाने हजारों लोग यहां आते हैं।
यहाँ पे जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत मतलब कुछ यूनिक बर्ड दिखी जो मैंने रियल में कभी नहीं देखी। जैसे कि आप पीछे के साइड में देख सकते हो डाकी है क्या है, मुझे नाम तो प्रॉपर मालूम नहीं है, बट बहुत एकदम यूनिक सा कलर, बहुत प्यारे प्यारे। लाइक मैं एक वुड कटर मैंने कभी उसमें ही देखा था, डिस्कवरी चैनल वगैरह पे मैंने यहाँ पे लाइव देखा, तो बहुत खूबसूरत है। तो ये मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। बाकी आगे देखते हैं क्या। अब उत्तरी भारत के किसान भी चंदन की खेती कर सकेंगे। चंदन के अच्छे और गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करने के लिए केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान में एक परियोजना के तहत उसके खास तकनीक पर शोध किया जा रहा है। इस परियोजना का शोध प्रशिक्षण होने के बाद इसकी खेती से किसान अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बता दें कि चंदन का प्रयोग पूजा के साथ लाल और सफेद लकड़ी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो वहीं आयुर्वेद में भी चंदन का उपयोग दवाइयों के लिए किया जाता है। दवाइयां बनाने के लिए चंदन का उपयोग किया जाता है। देश के एकमात्र केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर आर.के. यादव ने बताया कि दक्षिण भारत में चंदन की खेती सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 2001 में चंदन की खेती पर प्रतिबंध हटाने के बाद किसानों का रुझान चंदन की खेती की ओर बढ़ा है। लेकिन तकनीकों की कमी के कारण इसकी खेती को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई। देखिए जी, चंदन आप समझते हैं कि एक बहुत ही जिसकी कीमत बहुत अच्छी मिलती है बाजार में। अभी तक हमारे इस क्षेत्र में चंदन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं गया था किसानों का। ये ज़्यादा है कर्नाटका के आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा होती है इसकी जो एक तरह से पेड़ की जो ग्रोथ और बढ़वार। देखिए, चंदन मूल रूप से दो प्रकार का होता है, एक लाल चंदन होता है, एक सफेद चंदन होता है। लाल चंदन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही पाया जाता है। उत्तर भारत में अभी सफेद चंदन के बारे में ही हम जानकारी दे पाएंगे और सफेद चंदन पे ही हम किसानों को इसके लिए किसानों के बीच में से प्रमोट करा पा रहे हैं। और इसको जो लगाने की मुख्य विधि है, चंदन एक परजीवी पौधा है मुख्य रूप से, इसको एक होस्ट प्लांट बोलते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है लगाने के लिए। तो चंदन और चंदन के बीच में जो हम लगाते हैं चंदन को, ये 12 फीट की दूरी पे लगाते हैं, उसके बीच में एक होस्ट प्लांट देते हैं। ठंड की दस्तक से तापमान का पारा रोजाना कम हो रहा है। बीते एक सप्ताह से शुरू हुई सर्द हवाओं ने सीधे तौर पर सामान्य जनजीवन पर असर किया है। मौसम में हो रहे बदलाव से हार्ट पेशेंट और बीपी के मरीजों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। जिले के नागरिक अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अनुसार सर्दी की वजह से दिनचर्या और खान पान बदल जाता है, तो वहीं व्यक्ति एक्सरसाइज और घूमना फिरना भी कम कर देता है। इसके साथ ही खाने में वसायुक्त भोजन अधिक हो जाता है। इन सभी कारणों का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसीलिए सर्दियों में भी लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है, थोड़ी ठंड बढ़ रही है आजकल, और अचानक ही एक हफ्ते के अंदर काफ़ी ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। तो हार्ट के पेशेंट के लिए थोड़ा सा ये है कि उनका बीपी का लेवल बढ़ने लग जाता है, क्योंकि सर्दियों का खान पान थोड़ा डिफरेंट होता है। वो फैट वाली चीज़ें, वसा वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी शुरू कर जाते हैं, और जिसकी वजह से उनका बीपी भी थोड़ा राइज करता है। नमक वाली चीज़ें ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को जैसे हम एक्सरसाइज बताते हैं, हमको ठंड की वजह से वो बाहर नहीं जा पाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। रेवाड़ी के गड़ी बोलनी रोड स्थित गांव बैरियावास के कट पर एके मेगा मार्ट सैनिटरी और हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा हार्डवेयर और पेंट का सामान भी जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के लिए रेवाड़ी दमकल विभाग के अलावा बावल, धारूहेड़ा से भी गाड़ियां बुलाई गई। दमकल विभाग के अधिकारी नीतीश भारद्वाज ने बताया कि करीबन 5:40 पर दमकल विभाग को सूचना मिली थी कि गड़ी बोलनी रोड स्थित एके मेगा मार्ट में आग लग गई है। सूचना मिलते ही रेवाड़ी दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू ना पाते देख और विभागों को सूचना दी गई। इसकी सूचना बावल और धारूहेड़ा के दमकल विभाग को भी दी गई। करीब 1 घंटे से भी ज्यादा की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की 5 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
हमें सूचना मिली थी कि प्रोविजनल स्टोर में और साथ में एक पेंट का गोदाम है, उसमें आग लगी हुई है। आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। रेवाड़ी फायर स्टेशन से 3 गाड़ियां, बावल से, धारगोड़ा से गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। जो भी हमारी हाई राइज बिल्डिंग है, इनमें हम एनओसी जब देते हैं तो इनमें पानी की व्यवस्था करवा के रखते हैं। तो ऐसे आपदा के समय में इनके पानी को हम उपयोग करते हैं। अभी जो साथ में हमारी बिल्डिंग है, इसमें अमगनी, इससे हमने पानी की सहायता ली। आग लगने के कारणों का सर अभी तक पता चल पाया नहीं, इसका अभी तक कोई क्लियर पुष्टि नहीं हो पाई है कि किन कारणों से लगी थी। नुकसान की अगर बात करें सर, कितने का लगभग नुकसान है? सर, ये नुकसान का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि रोशनी का थोड़ा सा अभाव है अंदर। जुराना क्षेत्र के लजवाना कला गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल गांव के पास से गुजरने वाली माइनर में करीब 40 साल की अज्ञात महिला का शव मिला। गांव में पता चलते ही सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि जुलाना पुलिस को किसी ने सूचना दी थी कि लजवाना कला गांव के पास एक माइनर में एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जिसके बाद पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंची। शव को बरामद कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम को सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि महिला की उम्र करीब 40 साल है। लाल रंग की सलवार उसके शरीर पर है और उनके दाहिने हाथ पर त्रिशूल छपा हुआ है। आपको बता दें कि शव को पहचानने के लिए जींद के नागरिक अस्पताल में रखा जाएगा। ये आज सुबह सूचना मिली थी, लजवाना कला और बूढ़ा खेड़ा जो माइनर है उसके अंदर एक औरत की नाश बहती हुई आ रही है। जो सूचना पाकर हम मौका पर आए और डेड बॉडी को नहर से बाहर निकाला है और इसकी उम्र करीब 40 साल लग रही है और कमर में रेड कलर की सलवार पहने हुए है और नाक में बाली है और इसके दाएं हाथ पर त्रिशूल का निशान है। सर, आगे कार्रवाई क्या रहेगी? कार्रवाई कर रहे हैं और शनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ में जाटवास रोड पर दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल जब 2 बाइक सवार युवक टॉयलेट के लिए रुके तो पिकअप गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को इलाज के लिए PGIMS रोहतक रेफर कर दिया गया। बता दें कि पिकअप ड्राइवर हादसे के बाद गाड़ी लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है तो वहीं मृतक राहुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बच्चे जंजरिया शादी समारोह में गए थे, वहाँ से वापिस आ रहे थे तो जाटवास मोड़ के निकट लघु शंका के लिए रुके थे, खड़े थे। पीछे से कोई पिकअप हुआ गाड़ी आके इनको टक्कर मार दी और ये हादसा हो गया। क्या वजह से हुई भाई? रात को बताएं साहब। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।